हेलो साथियों। तो हम अलजेब्रा में अभी तक जो है व्यंजक बनाना सीख रहे थे, तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है व्यंजक y+5। तो ये कैसे बना होगा? तो हमने इस y वेरिएबल में, y चर में क्या जोड़ दिया है? 5 जोड़ा है। तो इसे इस तरह से लिखेंगे, y में 5 जोड़ना। इसको क्या कैसे बना हुआ है? y में 5 जोड़ना। ठीक है, ऐसे ही तो बना हुआ है। आपको कोई सिचुएशन आई होगी इसलिए y में 5 जोड़ दिया। इसमें क्या हुआ? t में से 7 घटाना। यहाँ क्या हो रहा है? t में से 7 घटाना। तो ये आपको इस तरह से लिखना है। यहाँ क्या हो रहा है? इसमें 10 में a से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 में a का गुणा ना, a का 10 गुना, या a में 10 से गुणा। यहाँ क्या हो रहा है? x में 3 से भाग दे रहे हैं, x में 3 से भाग देना, 3 से भाग देना। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। -5 क्यू क्या है? -5 क्यू का मतलब क्या होता है? -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसमें? क्यू में। -5 से गुणा कर रहे हैं हम क्यू में। इसमें क्या हुआ है? पहले x में 3 से गुणा हुआ है और फिर 2 जोड़ा गया है। इसमें क्या हुआ है? पहले 2 से y में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है और फिर उसमें से -5 करा गया। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, अगर लिखा है 2 में 11 जोड़ना। इधर की तरफ आपको क्या करना था? इधर ये बताना है जेड में से 12 घटाना। तो जेड में से 12 घटा दिए। आर में 25 जोड़ना, तो आर में 25 जोड़ दिए। पी में 16 से गुणा करना, पी में 16 से गुणा कर दिया। वाई को 8 से भाग देना, यानी वाई में 8 से भाग दे दिया। इस तरह से आपको ये सभी करने हैं। इधर भी और दे रखे हैं सवाल, इधर भी करना है। 2m में 11 जोड़ना, तो 2m में 11 जोड़ दिए। 2m में से 11 घटाना, तो 2m में से 11 घटा दिए। ठीक है, y के 5 गुने में से 3 घटाना, y के 5 गुने, तो y का 5 गुना क्या होगा? 5y। इसमें से 3 घटाना, तो -3 कर दिया। ठीक है, यहाँ लिखा है y को -5 से गुणा करके, y में -5 से गुणा करके जो भी परिणाम आएगा उसमें 16 जोड़ना है, तो आएगा ये। देखो, y में -5 से गुणा करा और इसमें 16 जोड़ दिया। तो ये हम क्या बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं क्या? व्यंजक। ये हम क्या बना रहे हैं? व्यंजक बना रहे हैं। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से हमें ये बनाने आने चाहिए। आगे और दे रहा हूं आपको ये व्यंजक बनाने के लिए। जैसे सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष लीजिए, मान लो। तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? y+5 होगी। अगर आज की डेट में y है तो 5 साल बाद y+5 होगी। अब y कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 8 हो सकती है, जो भी होगी उसको पुट कर दो। 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी? तो y आज की डेट में 3 वर्ष पहले क्या होगी? y-3। सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है। तो उसके दादाजी की आयु क्या होगी? भाई, जो उसकी आयु कितनी है? y है, तो उसका 6 गुना कर दो, यानी y गुणा 6। उसकी दादाजी से 2 वर्ष छोटी है, तो दादी जी की आयु क्या होगी? भाई, दादाजी की कितनी है? 6y है, y×6 6y। इसमें से 2 वर्ष कम कर दो। आई बात समझ? अगला है, सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। यानी कि जो भी सरिता की आयु है उसमें 3 गुना करना है और उसमें 5 और बढ़ा देना है। 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो ये किसकी आ जाएगी? सरिता के पिता की आयु पता चल जाएगी। तो इस तरह से आपने क्या बनाया? ये व्यंजक बनाए। ये व्यंजक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। अब यह एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। देखो, आयताकार क्या होता है? आयताकार होता है रेक्टेंगल। इसकी खासियत क्या होती है? इसकी आमने सामने वाली जो भुजाएं होती है ना, वो बराबर होती है। अगर ये चौड़ाई तो चौड़ाई के सामने, और ये लंबाई लंबाई के सामने आती है, बराबर होती है। तो कह रहा है इस आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। तो ये लंबाई मैंने मान ली a और चौड़ाई मान ली मैंने b। तो लंबाई जो है वो क्या है? चौड़ाई के 3 गुने से, चौड़ाई है उसमें 3 गुना कर दो, से 4 मीटर कम है, -4। यानी जो उसकी लंबाई है वो कितनी है? चौड़ाई के 3 गुने से 4 कम है। चौड़ाई का 3 गुना करा, इसमें से 4 घटा दिया, तो ये क्या बन गया? 3b-4।
यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या होगी? तो लंबाई क्या आ रही है? 3b-4। निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है? इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आगे देखिए, एक आयताकार बक्स की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। एक बक्सा है आयताकार, इसी तरह का एक बक्सा है, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं। देखो ये आयताकार बक्सा है, इस तरह से इन्होंने कहा कि एक बक्सा लीजिए, ठीक है। और हम इसे बना देते हैं बक्से को, ऐसे करके, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ये बक्सा आ गया, ठीक है। ये इसका, ठीक है, इसकी आयताकार की जो बक्से की हाइट है वो है h, जो कि 5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है। इसकी लंबाई जो है ऊंचाई की क्या है? 5 गुनी। तो ये लंबाई होती है, इसको a नाम देते हैं। तो ऊंचाई की 5 गुनी है। ऊंचाई का 5 गुना यानी 5 में 5 से गुणा कर दिया, क्योंकि ऊंचाई कितनी है? 5, तो 5 का 5 गुना नहीं है। और चौड़ाई लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है। जो चौड़ाई है ना, वो लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है, तो ये चौड़ाई होती है। तो ये तो 25 आया, इसमें से 10 घटा दूंगा, ये जो हो गई इसकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। तो ये चौड़ाई जो है कितनी कम है? 10 सेंटीमीटर कम है। तो किसमें से? लंबाई में से। तो 25 में से 10 जाएंगे तो बचेगा कितना? 15 सेंटीमीटर। तो देखो इसकी लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर कम यानी 15 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो कि h मानी थी वो ये थी, वो कितनी आई है? 5 सेंटीमीटर। देखो ऊंचाई में तुम्हें दोबारा दिखाता हूँ, ये जो इसको नाम दे दूं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की हाइट को, इसको बोल रहा हूँ मैं ऊंचाई, और ये जो है ये है इसकी चौड़ाई, और ये जो है इसकी लंबाई है, ठीक है। ये सवाल आप खुद करना आराम से बना के। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये हो गया। और व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। तो ये दे रखा है, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य p है तो एक पुस्तक का मूल्य 3p है। एक पुस्तक का मूल्य 3p है, ठीक है। उदाहरण दिया, एक क्रिकेट मैच में सलीम ने 8 रन बनाए और नलिन ने r+15 रन बनाए। साधारण भाषा में नलिन ने सलीम से 15 रन बनाए। ओके, अच्छा साधारण भाषा में बताना है। जैसे एक पुस्तक है वो p रुपए की आ रही है और एक पुस्तक आ रही है 3p की, तो आप बोल सकते हो कि जो दूसरी वाली पुस्तक है वो क्या है? उसकी 3 गुना है। कितने गुना है? 3 गुना। और अगला क्वेश्चन है, टोनी के मेज पर क्यू कंचे हैं, उसके पास डिब्बे में 8 क्यू कंचे हैं। इसको साधारण में बोलेंगे, जो टोनी के पास जो मेज पर कंचे रखे हैं उसके 8 गुना कंचे उसके डिब्बे में रखे, क्योंकि क्यू का क्या हो गया? 8 क्यू। यानी कि ये साधारण भाषा में हमें क्या बोलेंगे, ये बोलना है तुम खुद कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। एक तरीके से अब आप क्या सीख चुके हो? व्यंजक सीख चुके हो। व्यंजक क्या होता है? कोई चीज मानी, उसमें +2 -2 जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अब हम बात करते हैं समीकरण। ये समीकरण क्या होता है? समीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें समीकरण की पहचान होती है, इसमें इक्वल टू का साइन होता है, समता का इक्वल टू का साइन होता है, जो कि समान बनाती है दो चीजों, ठीक है। तो जैसे इक्वल टू का साइन आ जाता है तो इसमें जो चर होती है ना, चर जो होती है उसके बारे में हम और बात करेंगे। पहले इसमें पहचान क्या करनी है? इक्वेशंस यानी कि समीकरण को किससे पहचानेंगे? जिसमें इक्वल टू का साइन होगा। तो x+20 = 70 है, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो ये इक्वेशन है। 8 गुणा 3 गुणा 24, क्या ये है? यहाँ भी इक्वल टू है। क्या ये समीकरण है? नहीं। समीकरण के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए? चर संख्या भी होनी चाहिए, यानी कि वेरिएबल भी होना चाहिए, एक्स वाई जेड वगैरह कुछ दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ तो कोई एक्स वाई जेड है नहीं है, इसलिए ये नहीं है। 2p <30, ये तो ग्रेटर देन का साइन है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि साइन किसका होना चाहिए? इक्वल टू का। n-4 = 100, तो ये देखो चर है और ये इक्वल टू का भी साइन है, तो ये समीकरण हो गया। यहाँ ये चर है और ये इक्वल टू का साइन है, ये भी हो गया। यहाँ ग्रेटर का साइन है तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे चर संख्या ये है, चर क्या है? x है और इक्वल टू का साइन है, तो ये हो गया। यहाँ चर क्या है? p है और इक्वल टू का साइन है। यहाँ पे चर क्या है? n है। इस वाली इक्वेशन में इक्वल टू का साइन भी और चर क्या है? t। चर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वेरिएबल। यहाँ l
क्या है, चर है, और यहाँ m क्या है, चर है। तो समझ गए, इक्वेशन के लिए दो चीज की कंडीशन, दो चीज होनी चाहिए, एक तो इसमें चर संख्या होनी चाहिए यानी कि वेरिएबल होना चाहिए, और दूसरा इसमें इक्वल टू का साइन होना चाहिए। किसका साइन होना चाहिए, इक्वलिटी का। ये दो चीज होंगी तो वह समीकरण कहलाया जाएगा। आगे देखते हैं एक समीकरण का हल। अब समीकरण का हल क्या होता है, समीकरण का हल ये है कि इसमें जो x लिया है, x में 10 जोड़ते हैं तो 30 आ जाता है, तो ये सिर्फ x की कोई एक ही वैल्यू के लिए बात मानी जाएगी। जैसे कि x प्लस 10 इक्वल टू 30 है, तो इस 10 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे, क्योंकि जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, उसको एक तरफ रखते हैं, और जो आपके कांस्टेंट होते हैं, फिक्स्ड वैल्यू होती है, उनको दूसरी तरफ। 10 तो कितना आया, 20। यानी कि x की 20 के लिए, x की वैल्यू जब 20 होगी तभी यह समीकरण सेटिस्फाई है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। चेक कर लेते हैं, x की जगह आपने 20 रख दिया, तो 20 प्लस 10 कितना होता है, 30 होता है, और इसके राइट हैंड साइड में भी क्या है, 30 ही है, तो ये बात बराबर हो गई। यानी कि समीकरण का जो हल निकल कर आता है वो सिर्फ एक ही संख्या के लिए निकल कर आता है, कई सारी संख्याओं के लिए निकल कर नहीं आता, यानी कि हमें एक ही हल मिलेगा। आई बात समझ है। देखिए, तो इसमें चर का नाम दे रखा है x इक्वल टू 10, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे 20 आएगा तभी 30 हो सकता है। यहाँ 30 दे रखा है, ये भी गलत है। ये 20 पे ही सेटिस्फाई है, ये भी गलत, ये सही है। हाँ, यहाँ 20 रखेंगे तो 30 बन जाए। p में से 3 घटाया तो 7 आया, तो p की वैल्यू क्या रखें, 5 रखेंगे तो 2 आएगा, तो ये तो रख नहीं सकते। 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ये भी नहीं रख सकते। यहाँ p की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। p माइनस 3 इक्वल टू 7 है, तो ये माइनस वाली चीज जब दूसरी तरफ जाती है तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10 हो गया। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब 3n इक्वल टू 21 है, तो ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की चीज जब इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाती है तो किस में आ जाती है, डिवाइड में आ जाती है। 3 7 जा 21, तो इसमें n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, तो ये वाला सही है। अब यहाँ t बाई 5 इक्वल टू 4, तो t बाई 5 इक्वल टू 4 है, तो यहाँ डिवाइड में है 5, तो ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जब जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, 4 इंटू 5। आई बात समझ में। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, 20, तो ये वाली वैल्यू सही हो गई। यहाँ 2l प्लस 3 इक्वल टू 7 है, क्या दे रखा है, 2l प्लस 3 इक्वल टू 7, 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 7 माइनस 3 कितना आएगा, 4। और 2 मल्टीप्लाई में हमें तो l की वैल्यू पता करनी है, तो 4 बाई 2, 2 2 या 4, तो l की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो हमने समीकरणों का क्या निकाला, हल निकाला। समीकरण क्या होते हैं, जिसमें वेरिएबल भी होता है, इक्वल टू का साइन होता है। समीकरण का जो हल होगा वो कितना होगा, एक ही होगा। एक ही क्यों होगा, क्योंकि जो वेरिएबल है, जो हमारा चर है, इस पर जो घात है ना, कुछ नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब है 1। तो जितनी घात होते हैं उतने ही हल निकलते हैं। यहाँ पर अगर घात 1 है तो हल भी कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा। आगे देखते हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा समीकरण है। ठीक है, तो बताइए ये समीकरण है भाई। देखो ये चर है और ये वैल्यू है, तो ये तो है। यहाँ पर ये नहीं हो सकता, यहाँ ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे चर संख्या नहीं है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ भी चर संख्या नहीं है। यहाँ चर संख्या है और यहाँ इक्वल टू का साइन भी है, तो ये हो सकता है, ये सही है। यहाँ भी चर संख्या, यहाँ इक्वल टू का साइन है, ये भी हो सकता है। ये नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर उसका साइन है। 2n प्लस 1, यहाँ n चर है और यहाँ इक्वल टू है, तो ये भी समीकरण है। हम समीकरण पहचान रहे हैं, ये समीकरण है नहीं है। यहाँ इक्वल टू तो है लेकिन यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ कोई चर संख्या नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। यहाँ चर है, यहाँ इक्वल टू है, तो ये भी है समीकरण। ये भी है, ये भी है, ये भी समीकरण है। ये नहीं हो सकता, ये है, ये है, ये हो सकता है। यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, पहचान लिए कौन से चर जिसमें समीकरण होगा, वही जिसमें चर और इक्वल टू का साइन होगा। आगे देखते हैं, अब इनका मान निकालना। मान निकालना तो मैंने बताया था, इनका हल निकालना। हल निकालना, जब समीकरण में एक वैल्यू दे देगी, जैसे 10y इक्वल टू 80 दे रखा है, पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या इतनी आएगी, 80/10, तो 0 से 0 गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू 8 आ गई।
तो अब बताइए, यहां पर हमें सवाल दे रखा है समीकरण संतुष्ट हाँ या ना। यहाँ y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ y की वैल्यू आ रही है 8, यहाँ y की वैल्यू कितनी आ रही है 8। हमने निकाल के देखा, कैसे निकला, ऐसे। तो आंसर इसने 10 दे रखा है, तो ये संतुष्ट हुआ नहीं। यहाँ y की वैल्यू कितनी आ रही है 8, तो यहाँ ये संतुष्ट हो गया। और यहाँ 10y इक्वल टू यहाँ 8 ही आएगी, तो ये बात गलत है। 4l इक्वल टू 20 है, 4l इक्वल टू 20 है, तो l की वैल्यू कितनी आएगी 20/4, 4 से 5 बार गया, तो l की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो कहां पर मैच कर रही है, यहाँ पर मैच कर रही है। इस तरह से आपको ये करने हैं, बाकी के मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही और सवाल कर लेते हैं। यहाँ 5m इक्वल टू 60 है, तो इसका जो मान निकलेगा m का, वो क्या निकलेगा, या m का हल क्या निकलेगा 60/5। 5 एकम 5, एक बचेगा इधर शेष और इधर 0, तो बन गया 10, 5 दूनी 10, तो आया क्या 12। तो इसमें 4 ऑप्शन में से कौन से पे टिक लगाओगे, इस पर टिक लगा देते हो। इस तरीके से आप बाकी के सवाल करना, ये होमवर्क है आपका। तो साथियों, हमने 6th क्लास की जो एलजेब्रा है या बीज गणित है वह पढ़ ली है। अब हम इसमें अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसमें सिर्फ 2 ही चीज सीखी, एक तो व्यंजक सीखा, दूसरा हमने समीकरण सीखा। व्यंजक पहचानना सीख लिया, व्यंजक को पहचानने के लिए इसमें चर होना चाहिए, वेरिएबल, और बनाना भी सीख लिया साथ में। और समीकरण के लिए चर भी होना चाहिए, साथ में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो ये सब हमने पूरा का पूरा सीखा। इस वीडियो को पूरे को देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।